हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु में केतु वृश्चिक लग्न के विषय में बताऊंगा। सभी 12 भाव के मैं फल बताना चाहूँगा। चलते हैं आगे। ओम गम गणपति नमः, ओम गणेशोरादित्य, ओम श्री महासरस्वती नमः। माँ सरस्वती सद्बुद्धि दे, फलित करने की ताकत दे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा और ये कॉल नंबर है। आप कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हो। काफ़ी नॉमिनल चार्ज है, आपको संतुष्ट किया जाएगा। मात्र 30 मिनट का टाइम देंगे, बाकी बकवास नहीं सुनी जाएगी। 30 मिनट के बाद क्या बताया जाए आपको, ठीक है। ज़्यादा लंबा खींचते हैं लोग तो दिमाग भन्नाने लगता है यार। वृश्चिक लग्न में राहु की महादशा, केतु की अंतर्दशा 18 वर्ष चलती है भैया राहु की महादशा। और राहु में केतु, दोनों पाप ग्रह है। केतु चलेगा 12 माह 22 दिन, ठीक है। बाजा बजाने के लिए पर्याप्त है तय दिन। देखिए जनरली जो विंशोत्तरी महादशा इस प्रकार चलती है: महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ठीक है। अब संयोग से आपका राहु चल रहा है, उसमें केतु आ गया, ठीक है। और केतु के अंतर आ गया, शनि के प्रत्यंतर आ गया, सूक्ष्म मंगल का आ गया, प्राण दशा सूर्य का आ गया। ऐसी दशाओं में जातक को जरूरत से ज़्यादा परेशानी होती है, तकलीफ होती है। तो जातक छटपटाता है, इधर उधर भागता है, नग नगनिया के पास जाता है, जादू मंत्र वाले के पास जाता है, टोटके वाले के पास जाता है, बहराता है। वो बहराता मतलब पगलाए बन के घूमते रहता है, ठीक है। और इस बीच उससे लूटपाट होती है, ठीक है। तेरे तो ये हो गया, तेरे तो ये हो गया, तेरे तो ये हो गया, और वो लुटता पटता रहता है। इस बीच में जैसे ही अच्छी दिशाएं आती है, ठीक है, यहाँ से ये शनि मंगल चेंज होते हैं तो पॉजिटिव होने लगता है। लेकिन इस बीच अपना धन वो लुटवा लेता है, क्योंकि मन है, मानता ही नहीं है। और वो किसी की सद्बुद्धि की बात करो तो भी नहीं मानेगा वो। तो ये क्रम चलता रहता है मेरे भाई, ठीक है। देखिए राहु और केतु तमोगुणी है। सत्व गुण, रजगुण, तम गुण 3 गुण होता है। दुनिया में यही 3 तत्व है, इसी पे पूरा निर्धारण है। कोई जाति कह लो, पाति कह लो, जो कहना कह लो, ठीक है। तो राहु केतु का तम है मतलब नेगेटिविटी देने की ताकत रखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद भी है। ऋषि पाराशर महाराज ने जो कहा है वो मैं आगे बताता हूँ। राहु के क्या ये कुछ मैंने राहु के कारकत्व तो लगाया हूँ, जो आप बढ़िया से वीडियो देख के रोक लेने यार। इस विषय में मैं समय नहीं दूंगा। ये राहु के कारकत्व तो है, वीडियो देख के थोड़ा सा पॉज करके देखना। यहाँ मैं इतना बोलूँगा ना तो बहुत समय जाया होता है, फिर अंत में थक जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो अब और आगे बढ़ते हैं। मैं सभी 12 राशियों को इस तरीके से बता रहा हूँ। आज वृश्चिक लग्न की बात हो रही है, ठीक है। और राहु और की खास कुछ विशेषताएं, जैसे राहु गंगा स्नान भी कराता है, धार्मिक यात्रा कहलाता है, केंद्र त्रिकोण में होकर शुभ फल देता है, ठीक है। कर गुरु महाराज के ऊपर से राहु का गोचर होता तो जातक संतान, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर उसके जीवन में होता है। 8वें स्थान पे राहु काफ़ी तकलीफ दे होता है, खासकर चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, शनि के साथ तकलीफ बढ़ जाती है ऐसी स्थिति में, ठीक है। जनरल रूल ये कहता है कि राहु केतु की जब दशाएं चलती है तो ये पाप ग्रह की दशाएं होती है। ये अर्धहानि करती है, नुकसान करती है। लघु पाराशरी भी कहती है पाप ग्रह की दशाओं में, पाप ग्रहों के अंदर दशा आ जाए तकलीफ होती है। लेकिन ऋषि पाराशर के कुछ नियम है जो आगे बताए जाएंगे। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं: आद्रा, स्वाति, शतभिषा। मघा के 3 नक्षत्र, केतु के 3 नक्षत्र होते हैं: अश्विनी, मघा, मूला। जनरली क्या होता है, जिस जातक की कुंडली में राहु, केतु, शनि, मंगल इन नक्षत्रों पे इनके नक्षत्रों में, पाप ग्रहों के नक्षत्रों पे ज़्यादा ग्रह होते हैं, तो वो जातक काफ़ी जीवन में तकलीफ और संघर्ष महसूस करता है। जैसे मान के चलो कि ज़्यादातर ग्रह आपके राहु के नक्षत्र में हो जाएं, केतु के नक्षत्र में हो जाएं, शनि और मंगल के नक्षत्र में हो जाएं, तो तकलीफ बढ़ जाती है जीवन में, ठीक है। और आगे बढ़ें। राहु तमोगुण तो बता दिया, अंधकार का प्रतीक है। ये ऋषि महाराज कहते हैं, पाराशर महाराज, भाई राहु केतु की हमेशा नेगेटिविटी की बात नहीं करना। राहु केतु ये दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं अथवा जिस भाव में रहते हैं उस भावे से भाव के अनुसार फल देते हैं। आगे कहते हैं महाराज, राहु तथा केतु त्रिकोणों में स्थित हो और त्रिकोणपति से युत या दृष्ट हो तो योग कारक भी हो जाते हैं। आपने ज़्यादातर नेगेटिविटी बात सुनी होगी, क्योंकि यूट्यूब में राहु केतु की नेगेटिविटी भरी हुई है। और ज़्यादातर 90% एस्ट्रोलॉजरों का घर राहु केतु से चलता है, क्योंकि बेरोजगार में ठहरे, काम धंधा नहीं मिला, कोई कंपटीशन पास नहीं कर पाए, तो वो एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, ठीक है। आजकल तो क्लास चल रही है। फिर नीचे से एक लिखेगा आप बुराई बताते हो। तो क्या भारत सरकार ने राहु केतु पे लूटने के नाम पर ज्योतिषियों को कोई लाइसेंस तो दे नहीं रखा, ठीक है। तो इस तरीके से गरीब देश,
कम शिक्षित नहीं है, देश के लोग कम पढ़े लिखे हैं, कुंजी से पास करके बीए पास करे हैं, तो ज्ञान नहीं रहता, वो एमए भी कर लेता कुंजी से नकली पास करके, लेकिन वो ऐसे ही बहराए घूमता रहता है, जरूरत पड़ती तो फिर लुटता पिटता है वो। कर्म उसको करना नहीं है, राहु केतु के चक्कर में रहता है। कर्म करना है, कर्म करना पड़ेगा भैया, ज्योतिष की सीमा है यार, ज्योतिष के भरोसे रहोगे जीवन थोड़ी चलेगा। देखो राहु और केतु की क्या, किस राशि में उच्च के होते हैं किस में नीच के, इसका भी ठिकाना नहीं है अभी तो, ठीक है। लोग दावेदारी इतनी करते हैं यूट्यूब के चैनल में कि क्या बताऊं, लेकिन सत्य क्या है, सत्य तो ये कहते हैं कि राहु यदि उच्च का होगा वृषभ में तो कोई कहता होगा, कोई कहता नहीं होगा। उसी तरीके से केतु में, जनरली मेरे अनुभव में न राहु को मैं वृषभ में उच्च का मानता हूँ, केतु को वृषभ में उच्च का, ठीक है। इनकी नीच राशि क्या हो सकती है, तो ठीक उसका वही उल्टा, भाई राहु वृश्चिक का नीच का हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने मना कर दिया, बोले नहीं होगा ऐसा, वो वृषभ में उसको नीच का मानते हैं। तो ये तो मतभेद है, इसलिए राहु केतु की हर बात को आप सही मान लो नहीं है। लेकिन राहु केतु के साथ एक और समस्या है, ये काफ़ी बलवान ग्रह हैं। राहु केतु राशिपति बाधक बन जाते हैं, ठीक है। ये राहु केतु जिस राशि में है उनके मालिक बाधक बन जाते हैं। राहु केतु के साथ रहने वाले ग्रह कमजोर हो जाते हैं, ये सदा वक्री होते हैं, राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, ठीक है, और तेजी से आगे बढ़ते हैं। भैया ये राहु के कारकत्व है, ये आप देख सकते हो वीडियो रोक के, ये केतु के कारकत्व हैं, ये केतु के अगेन कारकत्व है। कारकत्व बहुत महत्वपूर्ण कुंडली में होते हैं, ये केतु के कारकत्व हैं, आप रोक के देख सकते हो, ठीक है। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ना, तो मैं लघु पारसरी से थोड़ा सा फलित बताता हूँ कि ऐसे ऐसे ग्रह होंगे तो ऐसे फल देंगे। लघु पारसरी एक मोटा सिद्धांत है जिसको सभी एस्ट्रोलॉजर मानते हैं, ठीक है। अब मैं बिना कुंडली देखे यार कितने तीर तुक्के चलाऊंगा, लोग गाली देने लगते बीच में, अरे तुमको कुछ नहीं बनता। अबे मैं लूटपाट नहीं करता हूँ, काल सर्प योग नहीं बताता हूँ, राहु मंगल का अंगारक नहीं बताता हूँ, शनि चंद्र का विषयोग नहीं बताता हूँ, तो मेरे पास धन का अभाव तो रहेगा यार। पैसे लोगों को जब तक जातक को डराया ना जाए तो जातक धन नहीं देता है, ठीक है, ये विशेषता भारत की अभी। तो यदि मैं सच्चे दिल से बताता हूँ उसको कि नहीं नगीना नहीं पहनना, और भाई तेरे को कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा सा मंत्र जाप कर ले, तो बोलता है ये डॉक्टर बहुत हल्का डॉक्टर है, इसको कुछ पता ही नहीं है, तो टोटके भी नहीं जानता डॉक्टर। क्योंकि जब तक दिल्ली का, नोएडा का, कलकत्ता का, लखनऊ का ज्योतिषी आपको टोटके नहीं बताएगा तो आपके मन में मजा नहीं आएगा कि यार ये तो टोटके बताया नहीं दिनेश शर्मा ने, ये मूर्ख होगा दिनेश शर्मा। क्योंकि आप टोटके प्रेमी हो गए, टोटके फ्रेंडली हो गए हो। और ऋषि महाराज ने, ऋषि पाराशर महाराज ने कभी कोई टोटके नहीं बताए, कभी कोई नगीना नहीं बताए, उन्होंने मंत्र बताया, मैं मंत्र बताता हूँ। तो कलयुग में लिखा है उत्तरकांड में कि जो व्यक्ति सच्ची बात करेगा उसको लोग कहेंगे ये चोर है, और जो झूठी बात करेगा उसको बोलेंगे ये ज्ञानी है। तो कलयुग का भी प्रभाव अब वर्तमान में पड़ रहा है ना। जैसे मैं सच्ची बात बोलूँगा चोर है आदमी, कुछ नहीं बनता। और मैं जैसे काल सर्प योग बता के पैसे ले लूँ, सतचंडी यज्ञ का जप कराने का 50,000 ले लूँ, ठीक है, केतु शांति राहु सेतु का मैं 50,000 रुपये ले लूँ, तो बोलोगे, और बोल दूँ कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो आगे बर्बाद हो जाएगा, ऐसी भाषा का यूज़ करूँ, तेने तो बर्बाद हो जाने हैं, ऐसी भाषा का यूज़ करूँ, पूर्ण तो तुम खत्म हो जाओगे, ऐसा कर देगा केतु, ऐसा कर देगा वैसा, तो मुझे पैसे बनने लगेंगे, मैं धनी संपन्न होने लगूंगा, लेकिन मैं गरीब हूँ और गरीब हो जाऊंगा यदि मैं ईमानदारी की बात करूंगा। क्यों कि मेरा ज्योतिष के अलावा भी दूसरा काम धंधा है, मैं उस पर भी ध्यान देता हूँ, इसलिए मैं सच बोल देता हूँ। यदि मैं ज्योतिष करता पूरी तो मैं झूठ बोलता और पैसे कमाता, ठीक है। चलते हैं आगे। ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी एज इट इज है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा टोटल जो व्यक्ति से कुछ नहीं बनता वो एस्ट्रोलॉजर है यूट्यूब में आज, जिसने एक कंपटीशन पास नहीं किया वो एस्ट्रोलॉजर है, और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो चंदन टीका लगा के आएगा और ताम झाम कुर्ता और ये और वो तमाशे, तमाम प्रकार के गंदे गंदे योग वो सब बताएगा आपको, जिससे डरावने योग से आप डर जाओगे, ठीक है। अभी तो लड़कियां भी आ रही हैं फेसबुक में, वो दुनिया भर के गंदे गंदे टोटके बता रही हैं, जय टोटके जय टोटके जय टोटके। अरे मेरे भाई कर्म कर कर्म, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लग्नेश मंगल, ठीक है, तुला राशि की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वृश्चिक लग्न की, लग्नेश मंगल, ठीक है। लग्नेश को कभी दोष नहीं लगता, क्योंकि लग्नेश पवित्र होता है। आपका जन्म हुआ वृश्चिक लग्न में, मंगल आपके लिए शुभ है, लेकिन ये मंगल अष्टमेश भी है, तो ये मिश्रित फल देगा। कभी कभी आपको रोग ऋण बीमारी चोट चपेट सबके लिए जिम्मेदार बन जाता है भैया,
क्योंकि ग्रह यदि दो राशि के है तो दो राशि के फल देंगे, सिंपल रूल है यार, बुद्धि से समझो ना। आपकी दो टांग है तो दोनों टांग में दर्द होगा, एक में भी दर्द होगा तो दोनों में दर्द महसूस करोगे आप, समझ गए ना। तो दो राशि के मालिक है, दो राशि के फल देंगे, किसी के चक्कर मत रहो। गुरु, गुरु महाराज यहाँ मार्केश है, ठीक है। और दूसरी राशि पंचमेश है, पंचमेश हो गए अति शुभ है, तो ये दोनों फल देंगे, ये धनेश के भी फल देंगे पंचम के। तो क्या कहलाएंगे, गुरु महाराज वृश्चिक लग्न की कुंडली में अच्छे हैं। पूछोगे मैं रत्न पहन लूँ, हाँ भैया पहन लेना। क्या पहनेगा, पुखराज पहन सकता है, क्योंकि फाइनली आप वही प्रश्न करोगे। क्योंकि मैं आपको कुछ भी ज्ञान दूं, आप रत्नों पे आओगे तो मैं बता देता हूं, मैं बिल्कुल रत्न थ्योरी को नहीं मानता। शनि, शनि तृतीयेश है और चतुर्थेश है। चतुर्थेश होके पाप ग्रहों को पाप प्रभाव कम करते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये उपचय है, ये खराब है, तो एक भाग अच्छा एक बुरा, ठीक है। क्या फल देगा, मिश्रित फल देगा, अच्छे बुरे दोनों देगा, ठीक है। फिर पूछोगे क्या महाराज मैं नीलम पहन लूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वृश्चिक लग्न की कुंडली वालों को नीलम पहनना चाहिए। खासकर शनि यहाँ हो नीच का, यहाँ 8वां हो और यहाँ 12वां उच्च का हो। कुछ इतने बेवकूफ़ हैं कि यार जब ग्रह उच्च का इसके बाद भी रत्न पहना रहे हैं, और ये रत्न ना बिकते। एक आप नॉवेल ले लो ना, वो भी रद्दी में बिक जाएगी, लेकिन रत्न नहीं बिकता है। ये बहुत बड़ा व्यापार है। लेकिन मूर्खों की दुनिया, उच्च के भी, जिसका शनि उच्च है उसका भी बोलता है मैं रत्न नीलम पहनूंगा। अबे तो क्या टोपी पहन लेगा क्या, नीलम की पहन ले टोपी, मूर्ख। उच्च के ग्रहों के रत्न नहीं पहने जाते। 6-8 बैठे भाव में, 6ठे-8वें भाव में बैठे ग्रहों के रत्न नहीं पहने जाते। नीच के ग्रहों के रत्न नहीं पहने जाते, उच्च के ग्रहों के रत्न नहीं पहने जाते। रत्न की एक अलग थ्योरी है, ये तो राजा महाराजाओं के लिए थी ज्योतिष। अभी गरीब गुरबे झोपड़पट्टी छाप मजदूर सबको नीलम पहनना है, ठीक है। वो मानने को तैयार नहीं। अच्छा, पहनाने वाला तैयार है, दुकान में बैठा है, जैसे कपड़े होते हैं सबको पहना रहा है, लोग पहन रहे हैं। हमारे जैसे तो बिरले लोग हैं जो सच बताते हैं, ठीक है। गाली भी खाता हूँ, काफ़ी गाली खाता हूँ मैं, बहुत गाली देते हैं। लिखता है कि तुमको कुछ नहीं बनता, ठीक है साहब, मेरे को यार सब बनता है, लूटपाट भर नहीं बनती मेरे को। राहु केतु के डर बताना, काल सर्प योग बताना, चंडी जप में 35,000 लूट लेना, है ना, ये मेरे को नहीं। ग्रह शांति के नाम पे मोटी रकम लूट लेना, है ना, ऑनलाइन करा दूंगा, ऑनलाइन में 10 लोगों को एक साथ लगे करा देना, ये नहीं बनता मेरे को। तो मैं फेलुअर हूँ यार, ठीक है मैं फेलुअर हूँ आपका, लेकिन मेरे फेल होने से आपका आर्थिक लाभ है। वृषभ राशि, वृषभ राशि यहाँ पे मार्केट कहलाएंगे शुक्र, और ये वैस है, ये 12वें, ये न्यूट्रल होता है जनरली, ठीक है ना, अच्छा ना बुरा, लेकिन ये मार्केस है। तो मार्केस तब आपको मारक बनेगा जब आपकी को बहुत तकलीफ होगी। हमेशा तो मार्केस है, आजकल इसमें भी व्यापार है कि मार्केस की दशा चल रही, लाओ पैसा, कराओ शुक्र की शांति, दो हमको धन। बेटा कहना एस्ट्रोलॉजर को, क्या आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो कि आपने मेरी मृत्यु देख ली है, मेरी आयु तय कर ली है, तब मार्केस बोलना। और बोलना कौन से सिद्धांत अप्लाई किए हो। यदि आपने मेरी आयु तय कर ली है तो ये बताओ मैं कितने वर्ष का जीता रहूँगा, और कहना कि मुझे जो ना आयु निर्णय के तरीके भी बता दो, आपने आयु निर्णय किस किस तरीके से किए। तो फिर उसकी एस्ट्रोलॉजर की बोलती बंद हो जाएगी, आपको नहीं डर आएगा, डरने की जरूरत नहीं। मरोगे जब 80 साल के हो जाओगे, 85 साल के हो जाओगे, 90 साल के हो जाओगे, 70 साल के हो जाओगे, 75 साल के हो जाओगे, जब मरोगे। अरे बचपन से कई बार शुक्र की दशा आएगी तो सभी बार मरोगे, नहीं मरोगे। मृत्यु तुल कष्ट होगा, ऐसा लिखा शास्त्रों में, डरने की जरूरत नहीं है, लुटेरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या शुक्र का रत्न पहनना चाहिए हीरा? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो क्या करना चाहिए शुक्र के लिए? ओम शुम शुक्राय नमः, इसका जाप करो, माँ दुर्गा की पूजा करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, चावल का दान करो, ठीक है, गरीबों को। बुध अष्टमेश है, उपचय, इस कुंडली में सबसे खराब बुध। लेकिन आपका दिमाग बोराया हुआ है, पन्ना पहनना, पन्ना पहनना, पन्ना पहनना। अष्टमेश का रत्न पहनोगे तो काफ़ी नुकसान उठाओगे। ऐसा प्रश्न मार्ग, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ दक्षिण मार्ग कहता है, ठीक है, प्रश्न मार्ग, दक्षिण भारत का फेमस ग्रंथ प्रश्न मार्ग कहता है। ऋषि मुनि ने हमारे भले के लिए ज्योतिष लिखे थे, लूटपाट करने के लिए नहीं लिखे थे। बिल्कुल नहीं पहनना, अष्टमेश की दशा जातक को ज़्यादा घातक होगी। चंद्रमा इस कुंडली में सबसे शुभ, सूर्य इस कुंडली में सबसे शुभ। चंद्रमा का रत्न मोती धारण किया जा सकता है, और तो और सूर्य का रत्न भी पहना जा सकता है। लेकिन याद रहे यार, ये सूर्य कहीं तुम्हारा ये यहाँ पे इस तरीके ऑलरेडी उच्च का क्यों पहनना,
और ये 8वां तो नहीं पहनना, और ये 12वां है तो नीच का तो नहीं पहनना, ठीक है। मेरे बोलने से लोगों के धंधे खराब होते हैं, माफ़ करें भाई। चंद्रमा इस कुंडली में नवमेश है, तो अब ये नवमेश यदि अष्टम में पड़ा हो, छठे में पड़ा हो और ये 12वें में पड़ा हो, तो इसके रत्न पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो और मन में पगलापन होगा। चंद्रमा की गति बहुत फास्ट है, चंद्रमा मन सो जाता, ऐसा लिखा है पुरुष सूक्त में, ठीक है। चंद्रमा मन है कि, और सूर्य जो है काल पुरुष की, सूर्य जो है नेत्र है, ठीक है। भगवान जो है सूर्य नेत्रों से पैदा हुए हैं और चंद्रमा मन से पैदा हुआ है, ठीक है। ऐसा पुरुष सूक्त में पढ़ोगे तो एक श्लोक आता है। अब आगे बढ़ें, अब कहाँ पहुंची गाड़ी, अब शुक्र तक पूरा हमने बता दिए, ठीक है। ये अब आप पूछोगे कि साहब हमको फलित से मतलब है, आपकी बकवास से मतलब नहीं है, ठीक है। लोग बहुत प्रोफेशनल है, फलित बताओ महाराज, फलित बकवास ना करो। इसमें नवम भाव बाधकेश भी होगा, वृश्चिक लग्न की कुंडली में नवम भाव चंद्रमा बाधकेश भी है। अब बाधकेश का रत्न पहनोगे तकलीफ होगी, लेकिन ये बाधकेश तब होगा, जातक परिजात में लिखा है कि इसके साथ मांदी का कोई वास्ता हो। ये आपके चंद्रमा के साथ कहीं पे भी मांदी हो, यदि मांदी ग्रह यहाँ पे बैठा हो, यदि चंद्रमा मांदी से कोई रिलेशनशिप बनाता हो, तभी चंद्रमा बाधकेश होगा, ठीक। ये बिल्कुल शास्त्रोक्त बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, एक भी आने का झूठ नहीं बोलता यार, सत्य का ठेकेदार बन बैठा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन लोग बहुत गाली देते हैं यार, सत्य बोलने के कारण मैं गाली बहुत खाता हूँ, बहुत बुरे बुरे कमेंट करते हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं जनता की भले की काम कर रहा हूँ यार। अब क्या बोले, अब देखो आपका मंगल रहूँ मैं, आप फलित बता दो, मंगल आपका यहाँ पे बैठा है, ठीक है, वो नीच का है वृश्चिक राशि में, याद रहे, ठीक। अब आपका केतु यहाँ बैठेगा, देखो याद रखना, जब भी मंगल जहाँ राहु जहाँ रहेगा, राहु जहाँ रहेगा उसके सामने ही केतु रहेगा। 180 अंश का इनका रहता है क्राइटेरिया, ठीक है। राहु और 80, राहु के सामने 180 अंश की डिग्री में केतु होगा, तो राहु है तो केतु को यहाँ रहना ही पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकते केतु, ठीक है। तो ये केतु यहाँ पे क्या कर सकते हैं, केतु यहाँ पे यदि इसका मालिक कौन है, इसका मालिक शुक्र है। शुक्र यदि नीच का हो, शुक्र 6, 8, 12 में हो, यदि केतु जिस नक्षत्र में हो उसका नक्षत्रपति यदि खराब हो, तकलीफ दे हो, तो ये केतु वैवाहिक जीवन में तकलीफ दे सकते हैं, आपके व्यापारिक पार्टनर से फरेब कर सकते हैं, धोखा दिलवा सकते हैं। केतु की दशा में आप डिटैच हो जाओगे, अलगाववादी हो जाओगे, पत्नी से ये विवाद की स्थिति है तो तलाक की ओर बढ़ पड़ोगे और अलग तलाक हो जाओगे। कोई व्यापार, अचानक व्यापार में काम धंधे में मंदी आ जाएगी, काम धंधे छूट, क्योंकि दशम से दशा में केतु, तो काम धंधा छूट जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, परेशानी बढ़ सकती है, ठीक है। यदि गुरु की दृष्टि हो तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, यदि शुक्र उच्च का हो तो पॉजिटिव हो सकती है, ऐसे जानना। अब राहु यहाँ आ गया, ठीक है, तो केतु यहाँ आ गया, ठीक है। यार भैया सिंपल यार, मैं इसमें फलित बताने की क्या जरूरत है। केतु 8वें भाव में अचानक फल दे सकता है, क्या दे सकता है, धन की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन ये 10% मामले में, 90% मामले में नेगेटिव रिजल्ट आते हैं और धन हानि करा सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, गुदा संबंधी कोई रोग हो सकता है, मंगल की दृष्टि हो तो ऑपरेशन कर सकता है जनन अंगों का, जहाँ से मल द्वार है वहाँ तकलीफ दे सकता है, ठीक है। 8वें स्थान में केतु हो तो कई बार जो है मल द्वार में कष्ट होता है, खासकर गुदा द्वार में प्रॉब्लम होती है, और जो है भगंदर जैसे कोई रोग होते हैं वो होते हैं, ठीक है, वो बहुत खराब रोग होता है, ठीक। अब राहु यहाँ आ गया पराक्रम स्थान पे, राहु तीसरा अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ आ गया केतु, ये केतु यहाँ पे ऋषि पाराशर बोलते हैं कि यहाँ केतु नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हो, पिता के साथ कोई अच्छी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट में सफलता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये चंद्रमा नीच का होगा तो आपको धर्म हानि करा सकता है, पिता से अनबन कर सकता है। इस केतु की दशा में पिता की हानि हो सकती है, पिता की डेथ हो सकती है, पिता बीमार हो सकते हैं, धर्म के मामले में उल्टे काम कर सकते हो, बदनामी हो सकती है, शास्त्र विरुद्ध बात कर सकते हो, धर्म विरुद्ध बात कर सकते हो। अब चौथा हो गया राहु, केतु हो गया 5वां, केतु हो गया 10वां। अब ये केतु क्या करेगा, केतु किसके नियंत्रण में है, 10वें केतु के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की है। हो सकता है कि इसका जो मालिक है केतु का सूर्य, ये सूर्य कहीं यहाँ नीच का हो जाए, तो हो सकता है आपकी कोई हानि हो जाए, कोई विदेश में आप बैठे हो वहाँ हानि हो जाए, और ये आपको केतु भारत बुलवा ले, क्योंकि ये 10वें स्थान में है, ठीक है। तो हो सकता है विदेश में बैठे हो या फिर हॉस्पिटल के चक्कर काट लो, आप कहीं परेशानी में पड़ जाओ। ये केतु आपको कई बार यदि खराब रिजल्ट देने लगेगा, क्योंकि हो सकता है इसका जो नक्षत्र है, नक्षत्रपति खराब हो,
तो ये केतु आपको काम धंधे से अलग कर सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है राहु केतु में, क्योंकि 10वें स्थान पे सीधे काम धंधे को नुकसान करेगा। तो यदि पॉजिटिव देगा तो निश्चित रूप से ये प्रमोशन देगा, तरक्की देगा। ठीक, राहु 5वें भाव में, केतु आ गया 11वें भाव में। 11वें के केतु के विषय में कोई ज़्यादा नेगेटिव बात शास्त्रों में नहीं है। यहाँ केतु बड़े से आशीर्वाद दिलवाएगा, लाभ की स्थिति है, मित्रों से लाभ हो सकता है। ठीक है, यदि बुध बहुत खराब होगा, नीच का हो जाए बुध, अष्टम भाव में बैठा हो, तो बुध की तरह फल मिल सकते हैं। देखो हर चीज़ याद रखना, केतु के साथ कौन बैठा है, केतु किस नक्षत्र में है, केतु पर किसकी दृष्टि है, इससे भी फलित बनते हैं। तो बिना कुंडली देखे मैं तो एक अंदाजे ही बता रहा हूँ, सिद्धांत का विश्लेषण कर रहा हूँ। तो सर्वथा मेरी बात सत्य होगी ये जरूरी नहीं है, गलत भी हो सकती है। राहु 8वां 6ठा हो गया तो केतु 12वां हो गया। ये केतु मोक्ष के मामले में बड़ा अच्छा हो सकता है, साधु संतों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मोक्ष की किसको पड़ी है, मोक्ष नहीं चाहिए हमको, अभी धन चाहिए दुनिया में, समझ गए। मोक्ष वोक्ष सब बकवास है, धन चाहिए धन। तो ये धन क्या करेगा, केतु 12वां आपको नुकसान करा देगा। ठीक है, कोर्ट कचहरी करा देगा, हॉस्पिटल के चक्कर कट जाएगा। अब ये शुक्र कहाँ बैठा है, हो सकता है कि ये शुक्र महाराज यहाँ बैठे हों। ठीक है, तो केतु का मालिक कौन हो गया, केतु का मालिक तो शुक्र हो गया। और कौन हो गया केतु का मालिक, जिसके नक्षत्र में है, वो नक्षत्रपति कहाँ है, किसकी दृष्टि है, इन सब पे होगा। लेकिन 12वां केतु के बारे में आध्यात्मिक विषय को छोड़ के बाकी मामले में नेगेटिव है। ठीक, अब लग्न में केतु आ गया तो राहु यहाँ अपने आप आ गया। ठीक है, लग्न में केतु आ गया तो राहु यहाँ पे आ गया। ठीक, क्या कर सकता है भाई, क्या कर सकता है, ये केतु यहाँ पे आपको डिटैच कर सकता है, इन्फेक्शन देखता है, ऑपरेशन करा सकता है, नेगेटिविटी पैदा कर सकता है। ठीक है, लग्न केंद्र कहलाता है, केंद्र ज़्यादा नुकसानदेह नहीं कर सकती। अब ये डिपेंड करेगा कि मंगल कैसा है। मंगल यदि बहुत अच्छा है, उच्च का हो, अच्छे स्थान पे बैठा हो, तो निश्चित रूप से अच्छे फल देगा। यदि मंगल ही नीच का हो जाए यहाँ इस तरीके से, तो निश्चित रूप से तकलीफ बढ़ सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है जातक को। ठीक है, केतु शरीर को नुकसान कर देता है, लग्न शरीर है भैया, आपके व्यक्तित्व को नुकसान बन जाए, आपको आरोप लग जाए, बदनामी हो जाए। केतु धन भाव में, कुटुंब के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, केतु दूसरा केतु कई बार अलग अलग भाषाओं का ज्ञाता बनाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज जानते हैं लोग, विदेशी लैंग्वेज जानते हैं लोग, है ना, और अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते हैं केतु के कारण, क्योंकि केतु वहाँ पे उस भाव के कारकत्व में बढ़ोतरी करता है। ठीक है, धन भाव में भी बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन केतु के लिए हम गुरु को देखना पड़ेगा, उसके नक्षत्र को देखना पड़ेगा, किसके साथ बैठा वो सब देखना पड़ेगा। यहाँ केतु आपको निश्चित रूप से हेल्थ के इशू भी दे सकता है, समय आने पर ये मारक होने की भी ताकत रखता है। तीसरे भाव में केतु आपको छोटी मोटी यात्रा करा सकता है, और जो है ट्रैवलिंग के काम करा सकता है। यदि केतु खराब रिजल्ट यहाँ देने लगा तो भाइयों से या भाइयों के मामले में समस्या में पड़ सकते हो, भाइयों से विवाद की स्थिति बन सकती है, छोटे भाइयों से मनमुटाव अलगाव हो सकता है। ठीक है, और जो है बहुत सारे तीसरे स्थान के कारकत है, उसके अनुरूप भी फल बनते हैं। चौथे स्थान का केतु और राहु 10वें स्थान का, माँ के सुख में कमी कर सकता है। हो सकता है केतु की दशा आए और आप घर छोड़ के कहीं और चले जाओ, आपका ट्रांसफ़र हो जाए। केतु क्या है, अलगाव का कारक है, तो उस स्थान से आपको छुटवा देगा। आपका राहु की केतु की दशा में आई, ऐसा कुछ हो गया कि आपको घर छोड़ना पड़े, माँ से कई बार इस केतु की दशा में माँ की को तकलीफ हो जाए, माँ का डेथ हो जाए। ठीक, इस तरीके से जानना। और केतु पंचम केतु कई बार बच्चे जो है सिजेरियन होते हैं, महिलाओं के मामले में पेट में चीरा लग जाए, पेट में इन्फेक्शन हो जाए, ये सब चीज़ें हो सकती है केतु के कारण। डिपेंड करता है कि गुरु कैसा है, लेकिन पंचम स्थान शुभ स्थान है तो बहुत नेगेटिव नहीं। केतु यंत्र मंत्र जंत्र आध्यात्म का भी कारक होता है, उसके अनुरूप भी फल देगा। ठीक है, तो 5वां केतु में कोई बहुत नुकसान नहीं होगा। ठीक है, केतु 6ठा और राहु 12वां, क्या हो गया भैया इसमें, ये केतु यहाँ पे आपको कोर्ट कचहरी ऋणग्रस्ता बीमारी को एक्टिवेट कर सकता है। डिपेंड करता है कि इसका मालिक मंगल, मेष राशि का मालिक मंगल कहाँ है। यदि मंगल यहीं हो तो तब तो ये इस स्थान को बलि करेगा यार, कोई ज़्यादा बड़ी बात, मंगल यहाँ बलि हो जाए ना, तब तो हो सकता है कि दुश्मन को आप हरा दो और कोर्ट कचहरी में सफलता मिल जाए, आपको दिलवा दे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। केतु पुष्कर नवमांश में तो नहीं है, केतु क्या 8वें नवमांश में तो नहीं गया है, और सब चीज़ें देखी जाती है, कोई एक तरीका नहीं है फलित का, इसलिए तो फलित आते नहीं हैं। लोगों को एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बताता रहता, हाँ में हाँ मिलाते हैं लोग, पैसे लिए लेन देन हुआ ख़त्म, जो होना वो तो होता ही रहता है। ठीक है,
फलित इतना सरल होता तो फिर सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे फलित करने लगते। लेकिन आज भी लोग भटक रहे हैं, कोई अच्छा ज्योतिषी मिल जाए बता दे जिसको इष्ट प्राप्त हो, लेकिन नहीं, कठिन है। जो व्यक्ति पैसे से एस्ट्रोलॉजी करेगा उसको भगवान कितना इष्ट देगा यार। 20,000 की फीस ले लो, 25 की फीस ले लो, है ना, उतने में पेट नहीं भरा तो नीलम बता दो, फिर उससे कमीशन खा लो। तो ये सब गोरख धंधे बोलते हैं इसको। गोरख धंधे के कारण एस्ट्रोलॉजी की तो ऐसी तैसी पूर्णतः हो चुकी है, और ये पूर्णतः शुद्ध व्यापार में तब्दील हो गई ये विद्या, ठीक है। और इसीलिए श्राद्ध में जो नक्षत्र कर्म करते हैं ज्योतिषी को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि ऋषि मनु महाराज ने लिखा है कि जो व्यक्ति ज्योतिष विद्या से पैसे कमाता है उस ब्राह्मण को श्राद्ध में नहीं बुलाना जीवने के लिए। श्राद्ध में ऐसे व्यक्तियों को बुलाना जो हरि को जाने, वो ब्राह्मण, जो हरि की बात करे, विष्णु को जाने, ज्ञान हो, जिसको ज्ञान तत्व हो, वो व्यक्ति ब्राह्मण, ठीक है। शास्त्र बहुत सटीक बोलते हैं, तो कड़वा भी लगता है। ऐसे लोग इन बातों को हिडन भी कर देते हैं ना, कि जो चीज़ उनके खिलाफ जा रही है उनको वो हिडन करते हैं, उसको कभी हाईलाइट नहीं करते, नुकसान होगा ना उससे, ठीक है। तो ये केतु कुल मिला के 6, 8, 12 का रोग ऋण बीमारी को एक्टिवेट कर सकता है। अब मंगल यदि खराब होगा तो और तकलीफ दे हो सकती है। अब मंगल यहाँ आ गया, ये केतु पिताजी को तकलीफ दे, अनफॉर्चुनेट होने लगे, आपको सब नुकसान होने लगे, ठीक है। केतु मंगल भी नीच का होना कुंडली में अच्छा नहीं है, ठीक है। यदि मंगल नीच का होगा तो जातक के छोटे भाई परेशान हो सकते हैं, जातक का पत्नी का भाई परेशान हो सकता है, कोई ना कोई भाई की डेथ हो सकती है, या छोटे भाई बहुत ग्रो नहीं कर पाते हैं कई बार। मंगल नीच का होना अच्छी नहीं है बात है, कुंडली में काफ़ी नुकसान करता है ये। अब मैंने यहाँ तक का पूरा बता दिया, वापस गाड़ी पटरी में यहाँ आ गई, ठीक है। अब बोलोगे महाराज जब इतनी बड़ी बकवास करे हो, कुछ उपाय बता दो। ये लो उपाय बिना पैसे के, ठीक है। अब उपाय चूँकि मेरे बिना पैसे के रहते हैं तो लोग इसको बहुत हल्के से लेते हैं कि कैसा मूर्ख ज्योतिषी है, इसने तो नगीना नहीं बताया, कैसा मूर्ख ज्योतिषी है, इसने तो टोटके नहीं बताया, कैसा मूर्ख ज्योतिषी है, इसने राहु मंगल नहीं बताया, कैसा मूर्ख ज्योतिषी है, इसने शनि चंद्र का विषयोग नहीं बताया, कैसा मूर्ख ज्योतिषी है, इसने राहु केतु का डरावना योग नहीं बताया। तो लगते हैं कि नहीं, जब 90% लोग ऐसे डरावने बता रहे, ये नहीं बता रहा, तो इसने जिस पाठशाला में सीखा होगा इसका मास्टर ठीक नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रोफेशनल ज्योतिष नहीं बता रहा हूँ, रियल ज्योतिष बता रहा हूँ। क्योंकि आप 99% आप ऐसे डरावने योग को सुन रहे हो कि ये राशि गोचर परिवर्तन हो रहा है, ये राशि वाले बनेंगे करोड़पति, लोग उसके फॉलोअर भी देख भी रहे हैं, क्योंकि लोगों का मनोभाव भी रातों रात करोड़पति बनने का है, ठीक है। तो लोग वैसे ही मनोभाव है, तो वैसे एस्ट्रोलॉजर को पसंद भी करते हैं, उनको लाइक भी मिलते हैं, सब चीज़ उनके फेवर में है, क्योंकि कलयुग में का असर है ये ना। ओम रावे नमः, ओम के केतुवे नमः, ठीक है। राहु की महादशा चलेगी तो ओम रावे नमः, केतु के लिए ओम के केतुवे नमः। इसको पढ़ो, 5,000 पढ़ो, 10,000 पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ग्रह शांति होगी। माला में करो, माला में करने का बहुत मत है। माला काय के लोगे, तुलसी के ले सकते हो, कमलगट्टा के ले सकते हो, रुद्राक्ष के ले सकते हो, आपको जो लगे लो, ठीक है। कमलगट्टा की धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी होती है, तुलसी की माला आध्यात्म के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। देखो केतु के लिए गणेश भगवान की प्रार्थना करने की बात आती है, ठीक है। तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, यहीं से ले लो, बढ़िया से यहाँ से कट पेस्ट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। राहु कवच पढ़ सकते हो, है ना, राहु स्तोत्र पढ़ सकते हो, केतु कवच पढ़ सकते हो, केतु के 25 नाम पढ़ सकते हो। कहीं बिना पैसे के सब उपाय बता रहा हूँ। ये राहु का दान और केतु का दान है, ये दान भी कर सकते हो। दान बहुत अच्छे, दान बहुत फास्ट रिलीफ देते हैं। अब राहु के लिए जनरली ऋषि पाराशर तो नहीं लिखा है, लेकिन दूसरे ग्रंथों में लिखा है, खासकर आयुर्वेद से रिलेटेड ग्रंथों में रत्नों की बात आई है। ज्योतिष ग्रंथों में नहीं है मेरे भाई। ऋषि पाराशर ने एस्ट्रोलॉजी में रत्न नहीं बताए, लेकिन पूरी दुनिया उधर भाग रही। तो राहु के लिए गोमेद जिरकोन, केतु के लिए लहसुनिया और कैटसाई पहनी जा सकती है। किस समय पहनना, कितने रत्ती का पहनना, किस नक्षत्र में पहनना, ये सब मैंने दिया यहाँ पे, आप इसको में कर लो। और ये राहु यदि गोचर में अनिष्ट हो, यदि 6, 8, 12 में जाता हो लग्न से, तो इस प्रकार का उपाय है, ये राहु का श्रीपति महाराज ने लिखा है, कर लेना भैया ये उपाय, ठीक है। और ये राहु के दोष बताए हैं ज्योतिर्निबंध ग्रंथ से, ये आप कर सकते हो, ठीक है। और ये केतु दोष निवृत्ति के लिए ये भी उपाय बताए हैं, केतु अरिष्टि शांति के लिए, इसका उपयोग आप कर सकते हो, ठीक है। और ये राहु दोष बताया अमृत कुंभ ग्रंथ से, इसका उपयोग आप कर सकते हो, ठीक है। और अमृत कुंभ ग्रंथ से ही केतु के बारे में बताया, इसका उपयोग आप कर सकते हो। ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं जो आपको कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगी।
राहु के लिए गोमेद, केतु के लिए लहसुनिया। स्मृति ग्रंथ में आचार्य ने बताया, धन अभाव होने पर लाजावर्त पहन लो, लाजावर्त की मुंडली। देखो ऋषि मुनि को मालूम था कि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, तो लिखा कि धन के अभाव में ये पहनना, लाजावर्त, ठीक है। और तो और आगे लिख दिया, शनि के लिए लोहे की मुद्रिका धारण कर सकते हो, ठीक है। कितना सरल कर दिया, पैसे अभी तक खर्च नहीं हुए आपके, ठीक है। और ये गुरु योगी परमहंस महाराज कहते हैं, सामान्य प्रयोजनों के लिए सोना, चांदी और तांबे का कड़ा धारण करने का मैं परामर्श दिया करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ विशेष फल लाभ के लिए तुम चांदी और शीशे का कड़ा धारण करो। चांदी और शीशा का कड़ा बनता ही नहीं है, ये सुनार का विषय है, हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे। और तो और यदि आपको बहुत ज़्यादा दरिद्रता, बहुत परेशान हो, तो 12 भाग चांदी, 16 भाग तांबा, 10 भाग सोना, इससे अंगूठी बना के पहन सकते हो, ठीक है। बजट के अनुरूप चलना भाई, बजट नहीं तो ना पहनना इसको। केतु के लिए अश्वगंध की जड़ भी अपने हाथ में मंत्र जाप करके पहन सकते हो। केतु के लिए बकरा दान की बात शास्त्रों में आती है। नवग्रह स्तोत्रम का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करो, आप कम से कम 27 बार तो नवग्रह स्तोत्रम का प्रतिदिन पाठ करो। बिल्कुल सरल उपाय, यदि आप कुछ नहीं करते, नवग्रह शांति हो रही बिना पैसे के। राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की बात ऋषि पाराशर महाराज ने कहा है, इसका उपयोग आप कर सकते हो। शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है। ये स्लाइड बढ़िया से पढ़िए और लूटपाट से बचिए, ठीक है। और लूटपाट से बचने के आखिरी उपाय हैं, जो ये सब नियमित करता है उसको ज्योतिष से डरना नहीं चाहिए, ज्योतिषियों से नहीं डरना चाहिए, ना ज्योतिष से डरना चाहिए, ना ज्योतिषियों से डरना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जो व्यक्ति जिंदगी में फेलुअर है, जिसने एक कंपटीशन नहीं निकाला, बीए फेल हो गया, वो आदमी ज्योतिष का कोर्स कर रहा है 1 लाख का, और वो 1 लाख का कोर्स कैसे कर रहा है, उसको सिखाने वाला किताब तक नहीं बताता कि भैया ये टेक्स्ट बुक पढ़ ले। वो फिर हमको फ़ोन करता है, महाराज जी टेक्स्ट बुक क्या पढ़ें? आपने 1 लाख जहाँ से ज्योतिष सीखे हो उससे पूछो कि क्या टेक्स्ट बुक पढ़ें। तो बिना टेक्स्ट बुक पढ़े भी 1 लाख में ज्योतिषी बन रहे हैं। वो क्यों? आपको लूटपाट मचाएंगे, कुछ नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम बहुत बढ़िया विकल्प है। श्रीमद् भागवत का पाठ, हनुमान चालीसा, गीता, सुंदरकांड, ये जो करता रहता नियमित, उनको ग्रहों से डरना नहीं चाहिए। गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच, विष्णु सहस्त्रनाम, ये जो नियमित पाठ वर्षों से कर रहे हैं, उनको ग्रह कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आपको प्रारब्ध को मानना पड़ेगा। डेस्टिनी अपना काम करती है, प्रारब्ध होके रहेगा। यदि आपको आपने ग्रहों के अनुसार जो बताए मंत्र पढ़ते हैं दशाओं के अनुरूप, तो क्या होगा कि जो आपकी मारकता है ग्रहों की कमी हो जाएगी। बहुत बड़ा दुख होते होते बहुत छोटे रूप में दुख हो जाए, आपकी तकलीफ में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन प्रारब्ध अपना काम करता है। प्रारब्ध कभी नहीं टलता। यदि कोई नीच का मंगल है, नीच का गुरु है, नीच का शुक्र है, दुनिया में कोई ऐसा उपाय नहीं है उनको वो ठीक कर दें। केवल सात्विक उपाय हैं। ईश्वर भक्ति, मंत्रों का जाप, वो भी स्वयं करने से, हायर करने से नहीं होता कि एक व्यक्ति को हायर कर दिया आपने, लो साहब 50,000 जपते रहना रे मेरे लिए, मत शुक्र के मंत्र जपते रहना, ये ले रहे 1 लाख रुपया, मंगल के मंत्र जपना रे मेरे लिए। इतना आसान होता तो कोई सेठ मरता ही नहीं। सेठ के पास तो इतना पैसा है कि 1 लाख एस्ट्रोलॉजरों को लगा के मंत्र जपवा ले वो, लेकिन सेठ को भी तकलीफ है, अरबपति पूंजीपति को भी तकलीफ है, उनकी भी डेथ होती है, उनकी भी ग्रह दशाएं बिगड़ती है, सबको कष्ट मिलते हैं, बड़े बड़े साधु संत जेल में चले जाते हैं। तो ग्रह सबके साथ सम व्यवहार करते हैं, ग्रह भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये मेरा लेक्चर है जो काफ़ी कुछ लोगों को तकलीफ दे होता है। ये जो रत्न व्यापारी गाली लिखते हैं, और जो बदमाश कर्मकांडी वो भी गाली लिखता है, बदमाश एस्ट्रोलॉजर वो भी गाली लिखता है। ऐसे 3-4 लोगों से एक वीडियो में 3-4 मैं गाली खाता हूँ, ठीक है। ये आपके भले के लिए है, ठीक है। श्री माँ सरस्वती नमः आपको सद्बुद्धि दे, और भगवान सूर्य की आराधना करते रहो, हेल्थ अच्छी रहेगी। सूर्य आदित्य हृदय का पाठ करो, हमेशा स्वस्थ रहोगे। इतना बोल के राहु में केतु वृश्चिक लगन का ये प्रकरण यहाँ समाप्त किया जाता है। हरे कृष्णा।